गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में मैं चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम 9th क्लास जो कि केमिस्ट्री का स्टार्ट कर रही हूँ। चैप्टर 3 में आपने पढ़ा कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं आपके मैटर के। मैटर किन से मिलके बना होता है? आपके एटम से मिलके बना होता है। तो आज उसी एटम्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि एटम्स किस किस चीज़ से मिलके बना होता है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं उसकी डिस्कवरी किसने करी थी और कैसे करी थी। तो वो सारे हम मॉडल्स पढ़ेंगे, वो सारे साइंटिस्ट किस साइंटिस्ट ने कौन सा मॉडल दिया, ये सब। मैं आपको एक एक लाइन रीड करके समझाती जाती हूँ और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर इज़ ड्यू टू डिफरेंट एटम्स कंस्टिट्यूटिंग दैम। तो हर एक का डिफरेंट काइंड होता है बिकॉज उसके अंदर एटम्स डिफरेंट होते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन अराइज कि व्हाट मेक्स द एटम ऑफ एन एलिमेंट डिफर फ्रॉम एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। आर एटम्स रियली इंडिविजिबल एज प्रपोज बाय डिल्टन? नो, एटम्स को हम ब्रेक कर सकते हैं 3 पार्ट्स में, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स में। Atoms is made up of electron, proton and neutron actually. We shall find out the answer to these questions in this chapter. We will learn about subatomic particles and the various models that have been proposed to explain how these particles are arranged within the atom. तो इसके लिए हम मॉडल्स भी पढ़ेंगे, कौन कौन से साइंटिस्ट ने दिए हैं। A major challenge before the scientists at the end of 19th century was to reveal the structure of the atom as to explain its important properties. तो उस टाइम पे ये एक बड़ा चैलेंज था स्ट्रक्चर ऑफ एटम बता पाना। On the first indication that atoms are not individual comes from studying static electricity and the condition under which electricity is conducted by different substances. तो स्टार्टिंग में क्या था, उनको लगता था कि जो हमारे एटम्स है वो इनडिविजिबल हैं, बट ऐसा नहीं है। नाउ चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। तो मैटर में चार्ज पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी जानने के लिए हम कुछ एक्टिविटी हमने देखी अपनी डेली लाइफ में। जैसे अगर हम अपने ड्राई हेयर को कॉम करते हैं तो जो हमारे हेयर हैं उसमें अगर हम छोटे पेपर के पीसेस लेके जाए तो दे विल अट्रैक्ट इट। और आपने देखा होगा आपके हेयर्स भी आपके कॉम से अट्रैक्ट करते हैं जब आप कॉम करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो उसमें फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से वहाँ पे चार्ज जनरेट हो जाता है और जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट होते हैं कॉम्ब में आपके हेयर्स। और या फिर दूसरा जो एक्टिविटी है, जैसे रब अ ग्लास रॉड विद अ सिल्क क्लॉथ एंड ब्रिंग द रॉड नियर एन इन्फ्लेटेड बैलून, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। तो आप अगर एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं और फिर उसके बाद उसको एक बलून के पास लेके जाते हैं तो वो भी उसके साथ अट्रैक्ट करेगा। तो ये एक्टिविटीज़, ये दोनों आप अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द this side. So from these activities we can conclude that on rubbing two objects together they become electrically charged. जब हम दो ऑब्जेक्ट को एक साथ रब करते हैं तो वो उनके अंदर चार्ज जनरेट हो जाता है। और ये चार्ज आया कहाँ से? तो मैनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड इन रिवीलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन एन एटम। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर वर्क किया। इट वॉज नोन बाई 1900 दैट atom was individual particles but contained at least one subatomic particle, the electron identified by J.J. Thomson. तो J.J. Thomson ने बोला कि एटम इंडिविजुअल पार्टिकल से बना होता है, मतलब उसके जो पार्टिकल्स है वो डिवाइड नहीं किए जा सकते, बट एटलीस्ट उसके अंदर एक सब ऑटोमेटिक पार्टिकल होता है जो जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। फिर ई गोल्डस्टीन ने क्या डिस्कवर किया? उसने न्यू रेडिएशंस डिस्कवर किए गैस डिस्चार्ज में और उसको उसने कैनाल रेज बोला। दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन विच अल्टीमेटली लीड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर सबएटॉमिक पार्टिकल। दिस सबएटॉमिक पार्टिकल हैड अ चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइड टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट्स मास वॉज approximately 2000 times as that of electron. It was given the name of proton. तो इसका नाम आया प्रोटॉन। पहला था आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा था आपका प्रोटॉन। इन जनरल एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। इलेक्ट्रॉन को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोटॉन को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं।
द मास ऑफ अ प्रोटोन इज़ टेकन एज 1 यूनिट एंड इट्स चार्ज एज +1। तो मास जो होता है वो 1 होता है और उसका चार्ज भी +1 होता है। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल एंड इट्स चार्ज इज़ -1। पर जो इलेक्ट्रॉन है आपका उसका मास हम नेग्लिजिबल समझते हैं, इसलिए और उसका चार्ज जो होता है वो -1 होता है। तो ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपके प्रोटॉन होते हैं उस पर प्लस का चार्ज होता है और जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके ऊपर माइनस का चार्ज होता है। अब हम आते हैं कि ये चीज़ें किस किस ने डिस्कवर करी। इट सीम्ड दैट एटम वाज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स mutually balancing their charges. It was also appeared that protons were in the interior of the atom. तो इससे क्या पता चलता है कि जो पॉजिटिव और जो आपका नेगेटिव है वो दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे, तभी वो बैलेंस होएगा आपका। और ये क्या होते हैं, जो प्रोटॉन्स होते हैं वो आपके एटम के अंदर होते हैं और जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, बाहर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कुड ईजिली बी रिमूव्ड ऑफ बट नॉट प्रोटॉन्स। इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली निकाल सकते हैं बट प्रोटॉन्स को हम नहीं निकाल सकते। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिड दीज पार्टिकल्स ऑफ एटम फॉर्म। वी विल फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन बिलो कि ये पार्टिकल जो है वो कैसा एटम बनाते होंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव ये सब मिलके कैसा पार्टिकल का एटम का साइज़ बनाते होंगे। तो ये हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि अब फाइनली इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। वी हैव लर्न डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आपने डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी, जिसने बोला था कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनडिविजिबल हैं, मतलब कि डिवाइड नहीं किए जा सकते। बट द डिस्कवरी ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इनसाइड द एटम लेड टू द फेलियर ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बट जब ये पता चला, इन दोनों की डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, तो हमें ये पता चला कि वो जो डाल्टन्स की थ्योरी थी वो फेल हो गई। इट वॉज देन कंसिडर्ड नेसेसरी टू नो हाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर अरेंज्ड। अब ये जानना था कि ये दोनों कैसे अरेंज हैं एक एटम में। दोनों की डिस्कवरी तो हो गई बट अरेंज कैसे हैं, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे मॉडल्स लेके आए। जैसे कि सबसे पहले थे हमारे जे थॉमसन, जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मॉडल लेके आया, जिसको हम थॉमसन मॉडल के नाम से जानते हैं। तो थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ क्रिसमस पुडिंग। तो उसने ये जो आपका एटम का स्ट्रक्चर है उसको क्रिसमस के पुडिंग से कंपेयर किया कि जैसे आपका एक वो पुडिंग होता है जिसके अंदर छोटे छोटे आपके ड्राई फ्रूट्स एम्बेडेड होते हैं, वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपके एम्बेडेड होते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वर लाइक कैरेंट्स, मतलब जैसे आपको ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको उसने ड्राई फ्रूट्स बोला, और बाकी आपका क्रिसमस पुडिंग है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ ए वाटरमेलन। वाटरमेलन के बारे में भी आप बोल सकते हैं कि जैसे उसमें जो सीड्स होते हैं उनको हम बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो बाकी इसका एरिया है वो पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर लाइक द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन। तो ये जो रेड वाला पार्ट है उसको बोल दिया पॉजिटिव चार्ज, और जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है उसको बोल दिया सीड्स। इलेक्ट्रॉन्स आर सडन इन द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर लाइक द सीड्स इन द वाटरमेलन। तो आई होप आपको ये बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा कि थॉमसन मॉडल को उसने जो प्लम पुडिंग से या वाटरमेलन से कंपेयर किया, तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपके कैसे अरेंज हैं इस मॉडल में, थॉमसन मॉडल। तो इसकी ट्रिक भी मैंने आपको दी हुई है कि कैसे आप लर्न कर सकते हैं कि किसकी डिस्कवरी किसने दी। ये आपको यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। आई एम राइटिंग नाउ। आप इसका एक सिंपल याद कर सकते हैं तरीका लर्न करने का, एक ट्रिक है एक्चुअली कि
टी, पी आर एन सी। तो इसको कैसे याद किया? ईट पर नाच। ये इतना अच्छे से नहीं लिखा है बट आप समझने की कोशिश करो। ई से है आपका इलेक्ट्रॉन, टी से है आपका थॉमसन, पी से है आपका प्रोटॉन, आर से है रदरफोर्ड, एन से है आपका न्यूट्रॉन और सी से है चैडविक। तो ये इनके जो साइंटिस्ट हैं उनके नेम इनके साथ लिखे हुए हैं कि किसने किसकी डिस्कवरी करी। अब थॉमसन के पोस्टुलेट्स आते हैं। तो ये दो पोस्टुलेट्स हैं जो आपको लर्न करने हैं। Atom consists of a positively charged sphere and electrons are embedded in it. इसने बोला, पहला पोस्टुलेट क्या था इसका, कि जो हमारे एटम में पॉजिटिव चार्ज स्फेयर होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, और जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वो इक्वल मैग्नीट्यूड में होते हैं, तभी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो ये थॉमसन ने बताया। ये थॉमसन के दो पोस्टुलेट्स थे। Although Thomson model explained that atoms are electrically neutral, the results of experiment carried out by other scientists could not be explained by this model, as we will see below. तो हालांकि इसने कहा कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बट फिर भी इसके जो रिजल्ट्स थे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया अपने मॉडल के थ्रू। तो हमने और भी मॉडल इसलिए आते गए। अब आए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने आपके प्रोटॉन की डिस्कवरी करी। तो रदरफोर्ड ने कैसे डिस्कवरी करी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड वॉज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एटम। उसको किस में इंटरेस्ट था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसे अरेंज्ड हैं इस एटम में। रदरफोर्ड डिजाइंड एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस। इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। तो उसने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट किया उसने कि फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए और उनको गोल्ड फॉइल के ऊपर फॉल होने के लिए छोड़ दिया, कि वो उस पर मतलब उनकी एक बीम लिया या रेज लिया और उसको उसके ऊपर पास होने के लिए दिया। ही सिलेक्टेड अ गोल्डन फॉइल बिकॉज ही वॉन्टेड एज थिन लेयर एज पॉसिबल। तो आपने गोल्ड फॉइल देखी है, पतली सी होती है, तो इसलिए उसने ये सिलेक्ट किया। दिस गोल्ड फॉइल वॉज अबाउट 1000 एटम्स थिक। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयन सिंस दे हैव मास ऑफ 4u। द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये रीज़न है कि इसने ऐसा क्यों किया, अल्फ़ा पार्टिकल्स ही क्यों लिए। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अल्फ़ा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाई सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम्स, कि जो आपके अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से? आपके इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो जब जहाँ वो प्रेजेंट होंगे और जब हम अपने अल्फ़ा पार्टिकल्स की रेस डालेंगे तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, अगर उसके सामने इलेक्ट्रॉन्स आया या प्रोटॉन्स आया या न्यूट्रॉन्स आया। Since the alpha particles were much heavier than the protons, he did not expect to see large deflections. तो आपके जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो प्रोटॉन से बहुत हैवी थे, तो उसने एक्सपेक्ट किया था कि लार्ज डिफ्लेक्शंस नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा वो टर्न या नहीं करेंगे, डिफ्लेक्ट नहीं करेंगी जो रेज हैं अल्फ़ा पार्टिकल के। बट ऐसा नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर गई कुछ कुछ रेज। तो ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये देखो, ये आपकी हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स की रेस दिखाई हुई हैं। ये रेस ऐसे करके डाल रहे हैं हम सीधा सीधा, और बीच में ये गोल्ड के एटम्स हैं जो आपके डॉट डॉट करके बने हुए हैं। और इसमें ये देखा इसने कि कुछ रेस तो सीधा पास हो गई, ये सीधा सीधा पास होती जा रही हैं, और कुछ कुछ रेस क्या हुई, सीधा बैक हो गई। ये यहाँ से ऐसे चली गई, ये यहाँ गई तो ये उससे टर्न हो गई, और कुछ डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ सीधा चली गई, और कुछ एकदम बेंट हो गई, मतलब पीछे एकदम टर्न बैकवर्ड दिस। तो ये आप डायग्राम में देख रहे हो कि ये तीनों का क्या रीज़न था, स्कैटरिंग अल्फ़ा पार्टिकल्स की इस तरीके की गोल्ड फॉइल में क्यों हुई, इसका क्या रीज़न था।
तो इसका एक्सपेरिमेंट का नाम भी इसीलिए अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रखा गया, क्योंकि इसने अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए थे। अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गेव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसको लगा था थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होंगे, बट ये बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो गई। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। मोस्टली स्ट्रेट पास हो गई, ये आप स्ट्रेट देख रहे हैं कि पास हो गई हैं। और सम ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, कुछ डिफ्लेक्ट हो गई बाई स्मॉल एंगल्स। एंड सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू रीबाउंड। और 12,000 में से हर एक पार्टिकल रीबाउंड हो गया, मतलब बिल्कुल बैक। ये जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैं इसको ग्रीन कलर से दिखाती हूँ कि ये देखो, ये गया, ये वाली आप देखो, ये सीधा गई है और एकदम टर्न हो गई वापस उसी एंगल पे, कहीं नहीं आगे गई। तो आपको एरो दोनों तरफ दिख रहे हैं कि ये एरो इस तरफ भी है और एरो इस तरफ भी है, दोनों तरफ है। तो ये डिफ्लेक्ट कहना इसको कहते हैं, रिबाउंड कर गई। इन द वर्ड्स ऑफ रदरफोर्ड, this result was almost as incredible if you fire a 15-inch shell at a piece of tissue paper and it comes back and hits you। तो ये उस तरीके से था, इतना इनक्रेडिबल था कि आप एक 15 इंच की शेल को एक टिश्यू पेपर पे फायर करते हो और वो एकदम वापस बैक हो जाए और आपको ही वापस से हिट करे। इस तरीके का एक्सपेरिमेंट हुआ। तो ये ई रदरफोर्ड के बारे में हम पढ़ते हैं। ई रदरफोर्ड वॉज बॉर्न एट स्प्रिंग ग्रोव ऑन 30th August। ही वॉज नोन एज फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। ही इज़ फेमस फॉर हिज वर्क ऑन रेडियो एक्टिविटी एंड द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विद द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ये आपको याद रखना है कि इन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट दिया था एंड इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है केमिस्ट्री में। So let us think of an activity in an open field to understand the implication of this experiment। अब आप कोई एक्टिविटी अपने ओपन फील्ड में सोच सकते हो कि ऐसा कैसे होता है। जैसे सपोज़ करो एक चाइल्ड खड़ा हुआ है एक वॉल के फ्रंट में अपनी आंखें बंद करके। लेट हिम थ्रो स्टोन्स एट द वॉल फ्रॉम अ डिस्टेंस। उसने स्टोन्स फेंकना शुरू किया एंड ही विल hear a sound when each stone strikes the wall. If he repeats this 10 times, he will hear the sound 10 times. But if a blindfolded child were to throw stones at a barbed wire fence, most of the stones would not hit the fencing and no sound would be heard because he is blind. This is because there are lots of gaps in the fence which allow the stone to pass through them. तो वहाँ पे क्या है, आपका फेंस के बीच में स्पेस है। पहले क्या यूज़ किया था, पहले था वॉल। तो वॉल में तो क्या है कि वो वापस हिट करके आएंगी पीछे की तरफ, लेकिन आपका अगर फेंसेस हैं तो वो बीच से पास होके चली जाएंगी। फॉलोइंग अ सिमिलर रीजनिंग, रदरफोर्ड कंक्लूडेड फ्रॉम द अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। तो इसने इन दो चीज़ों से, एक वॉल से और एक फेंसिंग से, क्या कंक्लूड किया कि इसका मतलब कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है एटम का, इसके अंदर का बहुत सारा स्पेस जो है वो वेकेंट है। मतलब जैसे फेंसिंग में वेकेंट होता है ना, तो सीधा पास हो जाता है आपका पत्थर, तो इसी तरीके से वेकेंट है और कुछ जगह पे इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स हैं। तो इसने ये 3 कंक्लूजन्स मेन निकाले। Most of the atom space inside the atom is empty because most of the alpha particles pass through the gold foil without getting deflected। तो बहुत सारे जो थे वो मोस्टली सीधा पास होकर चले गए थे। इसका मतलब कि वहाँ पे स्पेस एम्प्टी है। सेकेंड पॉइंट, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। और बहुत कुछ कम पार्टिकल्स ही डिफ्लेक्ट हुए थे अपने पाथ से। तो इसका मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत कम जगह पे है। और वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180, और 180 से तो बहुत ही कम हुए थे। तो इसका मतलब कि इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसनट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। तो
तो इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही कम जगह पे, और जो पूरा गोल्ड एटम का मास है वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये 3 उसने कंक्लूजन्स निकाले। अब आपको ये तीनों कंक्लूजन पता होने चाहिए कि कौन कौन से कंक्लूजन्स रदरफोर्ड ने निकाले अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, और फिर उसके बाद इसके न्यूक्लियर मॉडल के फीचर्स हम पढ़ेंगे, जिसके ये 3 पॉइंट्स होंगे। फ्रॉम द डाटा ही ऑल्सो कैलकुलेटेड दैट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज़ अबाउट 10। अभी इस डाटा से जो इसने कलेक्ट किया, इससे क्या इसने निकाला कि जो न्यूक्लियस है हमारा, जो बीच में न्यूक्लियस होता है, उसका जो साइज़ है वो 10⁵ टाइम्स लेस देन रेडियस ऑफ एटम है, मतलब न्यूक्लियस बहुत छोटा है। ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, और उसने न्यूक्लियर मॉडल निकाला, बनाया इन ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पे। और क्या फीचर्स थे उसके कि देयर इज़ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की खोज किसने करी, अगर आपसे पूछें तो आप बोलोगे रदरफोर्ड ने। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और जो बाकी आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। और थर्ड पॉइंट, द साइज़ ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ द एटम। तो ये 3 पॉइंट्स इसने निकाले। ये तीनों को मैंने कर दिया है, आप तीनों अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। बट इसके मॉडल के कुछ आपके ड्रॉबैक्स भी थे, जो कि मैं आपको अभी बता देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम बोर मॉडल स्टार्ट करेंगे। पहले एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ जो इसने निकाला, कंक्लूड किया। जो ये देखिए, इसने बोला कि ये आपका एटम है, इसके बीच में यहाँ न्यूक्लियस है, और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं साइड में, वो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो मेन आपका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर पे होता है, और उसका पूरा मास जो एटम का है वो भी सेंटर पे होता है। तो इस हिसाब से रेडियस ऑफ न्यूक्लियस यू कैन सी इज़ वेरी मच स्मॉल एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ एटम, है ना। तो ये आपका न्यूक्लियस है, एंड दिस वन इज़ योर एटम। नाउ कम टू द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। तो इसके ड्रॉबैक्स क्या थे? द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। ड्रॉबैक देखो हर चीज़ में आते ही हैं। ड्रॉबैक मीन्स कि उसमें खामियां क्या थी। उसने बोला कि एक सर्कुलर ऑर्बिट पे जो रिवॉल्व हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो स्टेबल नहीं है। एनी पार्टिकल इन ए सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी, thus the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus। तो ऐसा होना चाहिए था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ये इस तरफ, तो ये रिवॉल्व करते करते इसकी एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि इसकी एनर्जी ख़त्म हो जानी चाहिए और ये वापस से इस न्यूक्लियस में ही गिर जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो क्या होता? इफ़ दिस वर सो द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल। तो आपका एटम क्या बहुत अनस्टेबल हो जाता, एंड हेंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो। तो आप जो मैटर है आपका स्टेबल होता है ना, बट अगर आपका एटम ही स्टेबल नहीं होता तो क्या आपका मैटर स्टेबल हो पाता? नहीं। तो हैंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो। जो हम जानते हैं फॉर्म मैटर की, उस फॉर्म में वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता। तो ये जो ड्रॉबैक था, ये ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वी नो दैट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल। सो फ्रॉम बोर मॉडल वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। That's it for today. If you have any doubt, you can ask in comment section. And if you like my video and if you want कि मैं आगे भी और videos बनाऊँ, so please like, share and subscribe. Thank you.